अच्छा यार, रिसेंटली है ना मैंने डेलॉइट यूनिवर्सिटी पेरिस में ना जो ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो मैंने आपसे शेयर किया था और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी कोशिश की थी। अच्छा, रिसेंटली डेलॉइट यूनिवर्सिटी ने ना मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जी आप है ना यहाँ पे आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अच्छा, मैं जिस ऑफिस में हूँ वो NSE का पार्ट है, नॉर्थ साउथ यूरोप का पार्ट है, तो उसमें उस यूरोप के रीजन की जितनी भी ऑफिस हैं वो भी उसमें आती हैं, मिडिल ईस्ट की ऑफिस भी आती हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह कि उस नॉर्थ साउथ यूरोप रीजन को जो है वो पेरिस में जाके इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। तो जब उन्होंने अप्रोच किया तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको अर्जेंट बेसिस पे प्रोवाइड करने थे। अच्छा, इत्तफाक से मैं उस वक्त है ना यूके में था, और जब मैं यूके में था तो वो डॉक्यूमेंट्स है ना मुझे उनको प्रोवाइड करने थे। तो मैंने सर्च किया कि पोस्ट ऑफिस वगैरह ना, तो बेतहाशा पोस्ट ऑफिस है ना मेरे जहाँ मैं मौजूद था उसके सराउंडिंग में आ रहे थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतने सारे पोस्ट ऑफिस किस तरीके से आ सकते हैं, तो फजूल की कैपिटल डिप्लॉयमेंट है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो खैर मैं जो करीब में था वहाँ गया, जब मैं वहाँ गया तो वो कॉफ़ी शॉप भी थी, वो प्रिंटिंग का माल भी बिक रहा था वहाँ पे स्टेशनरीज वगैरह भी सेल हो रही थी और कॉफ़ीज़ वगैरह भी सेल हो रही थी। तो मैंने उससे कंफर्म किया, मैंने कहा यार कि आर यू श्योर दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस? ने कहा कि हाँ जी ये पोस्ट ऑफिस है। तो मैंने कहा ये लेकिन कॉफ़ी वगैरह भी ये भी है। तो उसने कहा कि हम यहाँ पे जो है ये प्राइमरीली हमारा जो बिज़नेस है वो इसी चीज़ का है, कॉफ़ी का, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का, बट साइमल्टेनियसली हम एज अ ब्रांच ऑफिस भी काम करते हैं यूके पोस्ट ऑफिस के लिए। तो खैर वो चीज़ें जब कंफर्म हुई तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा इसके ऊपर, और जब मैंने रिसर्च किया तो एक बड़ी ज़बरदस्त जो एक केस स्टडी मेरे सामने आई, वो बड़ी मतलब मेरे लिए शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, प्रोवाइडेड दैट कि वो यूके में हुआ। तो यार यूके और ये जो मामला हुआ ये 1999 से लेकर कोई 2014 तक हुआ है। यूके पोस्ट ऑफिस, अच्छे ब्रांच का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, सही है। अगर आपकी कहीं भी शॉप है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप चाहो तो यूके पोस्ट ऑफिस से एसोसिएट हो सकते हो और उनके बिहाफ पे आप पार्सल्स कलेक्ट कर सकते हो, उनके बिहाफ पे आप एनवेलप्स दे सकते हो, उनके बिहाफ पे आप स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस तरह चूँकि तो इससे हुआ कि यूके पोस्ट ऑफिस का कैपिटल डिप्लॉयमेंट बच गया, जगह जगह पे पोस्ट ऑफिस खुल गई और सारा काम बड़े आसानी से और एक्सपीडिएट हो गया। तो यूके पोस्ट ऑफिस ने एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था जिसका नाम था होराइजन IT सिस्टम, सही है। और 1999 में कुछ उन्होंने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था ताकि ब्रांच अगर कोई सेल कर रहा है, ब्रांच अगर कोई पार्सल कलेक्ट कर रहा है, ब्रांच अगर कोई कैश कलेक्ट कर रहा है, ब्रांच अगर कोई एनवेलप दे रहा है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो और अल्टीमेटली यूके, और उसके नीचे तो पता नहीं 10,000, 15,000, 20,000 पोस्ट ऑफिस होंगी, 20,000, 25,000 ब्रांचेस होंगी। तो अल्टीमेट यूके पोस्ट ऑफिस को पता हो कि जी हमारे पास जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन पूरे दिन में हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने एक एफिशिएंसी के लिए, एक्सपेडिशन के लिए एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया था जिसका नाम था होराइजन IT सिस्टम, सही है। अच्छा, जब वो सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया, डिप्लॉय हो गया, ब्रांच ऑफिस भी इसको यूज़ कर रहे थे, एक दिन आके सिस्टम के हिसाब से, यूके पोस्ट ऑफिस के सिस्टम के हिसाब से कहा जा रहा है उस ब्रांच ऑफिस को कि जी आपके पास जो है वो हमारा जो रिसीवेबल है ना वो 30,000 पाउंड का है, तो आपने 30,000 पाउंड हमें देना है। ब्रांच ऑफिस कह रहा है कि जी मैंने तो ये ट्रांजैक्शन करी नहीं है और मेरे हिसाब से तो 30,000 पाउंड नहीं बल्कि मुझे सिर्फ 3,000 पाउंड आपको देने, 30,000 पाउंड तो देने भी नहीं है आपको। तो उसने कहा नहीं जी सिस्टम के हिसाब से 30,000 पाउंड देने हैं। उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हुई, उसके खिलाफ कोर्ट में गए, उसके खिलाफ जो है वो केसेस फाइल किए और अल्टीमेटली उससे वो 30,000 पाउंड रिकवर कराया। उस बेचारे की जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी भी गई, उसका जो भी एसेट्स वगैरह था वो सारा उसको बेचना पड़ा, वो बिज़नेस भी कंटिन्यू नहीं कर सका, रेपुटेशनल रिस्क अलग हुआ उसके साथ, और कितने लोगों ने तो उसमें सुसाइड भी कर ली थी। 700 लोगों के खिलाफ इस तरीके से केसेस फाइल किए। तो ये मामला चल रहा था 1999 से लेकर 2014 तक, बेस्ड ऑन वन ग्राउंड, सिस्टम के हिसाब से इतना है, सिस्टम के हिसाब से इतना है, ठीक है। अच्छा, फिर जाके कुछ लोगों ने, फिर जब मज़ीद लोगों के ऊपर इस तरह होते रहे तो लोगों ने जाके अपील करी, केस फाइल किया, प्रॉपर एक लीगल सिस्टम, जो लॉयर्स वगैरह हैं उनको अपॉइंट करें और फिर जाके कोर्ट को कहा कि जी इसको इन्वेस्टिगेट करें। सिस्टम ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 700, 1000, 10,000 लोग ही गलत हो और इनका सिस्टम बिल्कुल सही है। डेलॉइट को इसके लिए इंगेज किया गया, डेलॉइट ने इसके ऊपर जो है वो पूरी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करी उनके IT सिस्टम के ऊपर। कंक्लूड ये हुआ कि जी जो सिस्टम है वो एक डिज़ास्टर है, बिगेस्ट सिस्टम फेलियर इन द हिस्ट्री है ना, आप ये कह लें उसको, सही है। और ये कोर्ट के अल्फाज हैं, ठीक है। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि अगर एक ब्रांच ऑफिस एक ट्रांजैक्शन करता है तो जब वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर करता था तो जैसे ही वो एंटर का बटन दबाता था तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी। जब वो स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी तो वापस से एंटर का बटन दबाने की कोशिश करता था। इस सारे प्रोसेस में स्क्रीन फ्रीज है और उसने 4 बार एंटर का बटन प्रेस कर दिया, बैक एंड पे सिस्टम ने 4 बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ट्रांजैक्शन अगर पहली बारी में रिकॉर्ड हो भी जाती थी तो फिर दूसरा मसला सबसे बड़ा ये होता था कि वो बैक एंड पे सिस्टम जो है वो उसको 4 से 5 बार डुप्लीकेट कर रहा होता था। तो ये सारे के सारी रीजंस की वजह से वो 3,000 पाउंड की जगह 30,000 पाउंड का रिसीवेबल शो हो रहा था और सिस्टम ही गलत था।
और बहुत बड़ा और जो उसके अंदर लर्निंग पॉइंट्स थे वो लर्निंग पॉइंट्स ये थे कि जी जो हम नॉर्मली ऑडिट के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जब हम ये आईटी की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि जी जब भी आप सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं ना, आप ये मेक श्योर करें कि जी आपने टेस्टिंग कर ली है, आप ये मेक श्योर करें कि जी सिस्टम जो है आपने लोगों को ट्रेन कर दिया है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी टेस्टिंग आपने कर ली है कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है। प्लस जब भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है उसके बैक एंड पे बहुत सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, जो ऑडिट से उठा के वापस से उन्होंने ये डेटा CAF3 डेटा सिस्टम एंड रिस्क में डाल दिया है। ये इसको समझने की कोशिश करेगा। ये वो रीज़न है कि ICAP ने अपनी न्यू स्कीम में इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इस सब्जेक्ट को CAF के CA के अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और अगर इसका नाम भी अगर आप देखें डेटा सिस्टम एंड रिस्क और इस केस स्टडी से अगर आप कंपेयर करेगा तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो सिस्टम है, अगर सिस्टम गलत है तो वो जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है वो डेटा भी गलत है और अल्टीमेटली क्या क्या रिस्क इससे अराइज हुए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ओवर द CA जर्नी और CA जर्नी के बाद आपके प्रोफेशन में इंशाल्लाह जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद आप इंडस्ट्री में जाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चीज़ जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फेस करते हैं वो नॉर्मली सिस्टम्स के ऊपर कर रहे होते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।